अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे? आप ये कोई नया मामला तो नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ इसमें शिद्दत ज़रूर आ रही है। भारत में जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इनके खिलाफ अब 57,989 जराइम रिपोर्ट हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो मामूली बात है कि सिर्फ दलित कम्युनिटी के खिलाफ ये हुआ है, सिख कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ, उनके ऊपर तो बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए। मतलब अमृतसर के ऊपर किसी भी मुल्क में आज तक कभी ये नहीं देखा गया कि अपने ही मुल्क में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल, और वो भी उनकी इबादत गाहों के ऊपर। जब पाक भारत जंग हुई तो इस टाइम पे ये इन्होंने कारनामा अंजाम दिया था। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से क्रिश्चियंस के साथ जुल्म किया है, वो भी अपनी एक मिसाल है। और फिर यूनाइटेड नेशन की आप और मुझे या नौरीन साहिबा को तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि इस टाइम पे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो तो ये कहती है कि ये तमाम के तमाम इस टाइम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी को सल्ब करने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि भारत है। अच्छा, अब दलित कम्युनिटी के पर देख लें। देखें, दलित तो पहले भी अपने आप को, जब ये दलित नाम हुआ तो ये तो इन्होंने खुद अपना नाम दिया। इससे पहले गांधी जब डॉक्टर अम्बेडकर के पास, जिसने कानून लिखा था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जी। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला जो था वो शूदर था। और जब शूदरों को दावत दी कायदे आजम रहमुल्लाह ने कि आए पाकिस्तान को ज्वाइन करें, तो उस टाइम पे इनकी तादाद तकरीबन 6 करोड़ थी। तो वो कहा कि आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। लेकिन उस टाइम पे जो गांधी था वो भाग के गया इनके पास, और डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उसने बात की और कहा कि नहीं, आप तो हरिजन हैं, यानी कि नाउजुबिल्ला हरि के जने हुए हैं। तो हम्म। उसके बाद इनको हरिजन, लेकिन वो हरिजन इनके लिए गाली बन गया। इन्होंने अपना नाम तब्दील करके फिर दलित कर लिया, और यही वजह है कि फिर तब से लेके आज तक दलितों के साथ इंतहाई जुल्म है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, और दुनिया को कहा जाता है कि यहाँ तो अब सारे लोग बराबर हैं। लेकिन आज इस बराबरी के माहौल के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ऐसी कौम भी बेचारी बसती है जी। जिसको अनटचेबल कहा जाता है, जिनके छूने से इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जिनके छूने से इनका खाना खराब हो जाता है, जिनके छूने से इनके लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, इनकी खवातीन के साथ जुल्म किया जाता है, इनको कहीं आगे नहीं बढ़ना दिया जाता। और इनसे इंतहाई जो कमज़ोर, जो सबसे गलीज तरीन काम होते हैं, वो इन्हीं से, दलितों से लिए जाते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ एक तो इन पे जुल्म होता है, बल्कि इनको निशाना भी बनाया जाता है, जुल्म का निशाना बनाया जाता है। आए दिन कत्ल होते हैं, आए दिन बिल्कुल। इनके बच्चियों का इस्तेसाल होता है, उनकी आबरू रेजी होती है। लेकिन साथ ही साथ इनके ऊपर भारतीय सरकार की जानिब से बाकायदा, जब से ये बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि वो सिर्फ ऊंची जात के हुँ। हिंदुओं के लिए काम करेगी। और ये हमें नजर भी आता है, एक मखसूस तबका जो ब्राह्मण उससे ताल्लुक रखता है, वो ब्राह्मण सोच को फरोग देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से न सिर्फ ये ब्राह्मण सोच को परवान देते हैं, बल्कि उनसे पैसे भी पकड़ते हैं। जैसे आपने देख लिया कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये तमाम वो लोग हैं जिनके कारोबार इस टाइम पे चमक रहे हैं। और वो इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि वो तमाम नाजायज कामों में शराकतदार हैं भारतीय हुकूमत के। और ये आरएसएस की सोच के मालिक लोग हैं, क्योंकि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये संघ परिवार तकरीबन 19 मुख्तलिफ ग्रुपों के ऊपर, ग्रोहों के ऊपर कायम है। और हुँ। मैं तो इनको टेररिस्ट ग्रुप कहूंगा, क्योंकि इनको खुद सीआईए सैफरॉन टेररिज्म का खिताब दे चुकी है, यानी कि जाफरानी दहशत गर्द। और ये जाफरानी दहशत गर्द बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करते हैं। इनके तकरीबन 40 लाख के करीब मेंबरान इस टाइम पे मौजूद हैं, और 73,000 इनके दफातर भारत के अंदर मौजूद हैं। बाकायदा ये जंग की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, हथियारों के साथ, डंडों के साथ, कुल्हाड़ों के साथ, और लोगों को काट देना, मार डालना, ये इनका रवैया है। इनका बाकायदा यूनिफॉर्म पहनते हैं। और इस आरएसएस का जो सियासी चेहरा है वो बीजेपी है। और बीजेपी, अब आप देख लें कि किस तरीके से हिंदुत्व की प्रचार करके उसमें जो मानते भी हैं कि ये वो हिंदू हैं, ये दलित हिंदू हैं, लेकिन हुँ। उनको ये इंसान मानने से भी इनकार करते हैं। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, उनको छूत अछूत करते हैं। और इसीलिए आज ये दलित कम्युनिटी इनके खिलाफ सरापा एहतजाज है, ये खड़े हो रहे हैं। भारत को अब टूटने से कोई बचा नहीं सकता, ये याद रखिएगा। भारत जिस तारीख के धाने पे आके खड़ा हो गया है, भारत और इजराइल, ये दोनों अब जाने को हैं। अब सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज नॉट द मैटर के इफ और बट के ये होगा या नहीं होगा, इट इज द मैटर ऑफ व्हेन।
تو یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ صورتحال، اور صرف یہاں نہیں بلکہ کرسچن کمیونٹی کو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے منی پور کے اندر اور دیگر جگہ کے اوپر آپ کرسچن کمیونٹی کو دیکھیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے اندر ریزسٹنس کھڑی ہو گئی ہے۔ ناگالینڈ اپنا ایک باقاعدہ کانسٹیٹیوشن بنا چکا ہے اور اپنا جی جھنڈا علیحدہ کر چکا ہے، اپنی آزادی کا نعرہ لگ گیا ہے۔ بھارت کو اب خاص طور پہ جو سلیگوری کوریڈور ہے، ہاں جس جی کو چکن نیک کہا جاتا ہے، اس سے علیحدہ ہونا ہی پڑے بھارت گا، میں کیونکہ بالکل یہ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ 14 مارچ 2026 کو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز راجکوٹ میں MBBS کے دلت طالب علم رتن کمار کی پرتشدد موت نے تعلیمی اداروں میں ذات پات پر مبنی ہراسانی کے مسئلے کو ایک بار پھر سے اجاگر کر دیا ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ بتائیے گا کیا ماجرا ہے یہ؟ جی بالکل، دیکھیں یہ 14 مارچ 2026 کو AIIMS راجکوٹ میں رتن کمار میگھوال نامی ایک نوجوان جس کی پرتشدد موت ہوئی، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نے ایک خوفناک حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی دلت اور محروم طلباء پر مرتب کردہ نظامی ظلم اور ذات پات کی بنیاد پر مسلسل ہراسانی کا سامنا ہے۔ اس کے جو رتن کمار میگھوال نامی نوجوان جس کا قتل کیا گیا تھا، 5 طلباء گرفتار ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ المیہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی ادارے جو بھارت میں ہیں اکثر ایسے ماحول میں بدل گئے ہیں جہاں پر محروم طلباء مسلسل نفسیاتی دباؤ، بدسلوکی اور جسمانی تشدد کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کو اعلیٰ ذات کے مظالم کے باعث جو یہ ایک دلت طالب علم تھا، اس کو خودکشی کی جانب بھی دھکیل دیا گیا۔ 5 ملزموں نے اس پر جسمانی تشدد کیا اور مسلسل ہراسانی کا سلسلہ جاری رکھا، جس سے ایک نوجوان ڈاکٹر کی زندگی تباہ ہو گئی۔ بھارت کے اعلیٰ میڈیکل کالجز ایسے زہریلے دباؤ کے ماحول میں تبدیل ہو گئے ہیں جہاں محروم طلباء کو دھمکیاں، تشدد اور اس کے ساتھ نفسیاتی اذیت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں جن کے مطابق 2023 میں شیڈیولڈ کاسٹ کے خلاف 57,799 جرائم رپورٹ ہوئے، جو بھارت میں ذات پات کی بنیاد پر بدسلوکی کے ایک خوفناک پیمانے کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اسے پیچھے دیکھیں ہسٹری میں تو 2014 کے بعد سے کم 137 طلباء نے خودکشی کی، جن میں 135 ایسے طلباء تھے جو ممتاز اداروں میں پڑھ رہے تھے، اور صرف 2022 میں 34 طلباء کی خودکشی نے اعلیٰ کیمپسز کے اندھیرے پہلو کو بھی بے نقاب کیا۔ اور اگرچہ یہ جو شیڈیولڈ کاسٹ ہیں ان کی جو ایون داخلہ شرح ہے وہ بھی 66.23 لاکھ تک بڑھ گئی ہے، تاہم اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ادارے اب بھی جو بھارت کی بالخصوص محروم جی کمیونٹیز ہیں بالکل